क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब ने अपने करियर के सबसे लो पॉइंट मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कंट्रोवर्शियल और रिस्की फिल्म्स क्यों बनाई? वो क्या वजह थी जहां पहले राज जी ने इन फिल्मों को लो बजट में शूट करने का सोचा था, लेकिन बाद में वो इनके एक एक सीन के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिया करते थे? इस वीडियो के खत्म होने तक शायद आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं। आज हम राज जी के फिल्मोग्राफी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को देखने जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारे शोमैन ने बॉलीवुड के अंदर एक कन्वेंशनल हीरोइन इमेज को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। राज कपूर साहब अपने आप में एक ट्रू एंटरटेनर थे। वो खुद को भी एक रोमांटिक फिल्म मेकर ही मानते थे। उनका कोई मकसद नहीं था अपनी फिल्मों से ऑडियंस को एजुकेट करने का। वो खुद भी कहते थे कि मैं सत्यजीत रे की तरह कोई ग्रेट फिल्म मेकर नहीं हूँ, ना ही मेरा मकसद ये है कि मैं न्यूयॉर्क के फिल्म क्रिटिक्स के अप्रिसिएशन को पाने के लिए अपनी फिल्मों को बनाऊँ। मेरा तो मकसद बस इतना सा है कि एक आम इंसान जो बावजूद लाख मुश्किलों के अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजारता है, उसकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाऊं। तू भी आवारा है, मैं भी आवारा हूं। राज जी की फिल्मों में ट्रेडिशनैलिटी और मॉडर्निज्म का एक ब्लेंडेड फॉर्म होता था और उसी फॉर्म को वो अपने वुमेन कैरेक्टर्स के अंदर भी दिखाते थे। हम आर के बैनर्स के अंडर बनी उनकी फिल्मों को दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट द नरगिस फेज एंड सेकंड द पोस्ट नरगिस फेज। नरगिस जी एक तरीके से राज जी की स्क्रीन सोलमेट थी। उन्होंने कुल 6 फिल्में की हैं राज जी के साथ आर के बैनर्स के अंडर, और उन सभी फिल्मों में जो जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं वो कैरेक्टर्स कहीं से भी वीक कैरेक्टर्स नहीं थे। चाहे वो बरसात हो या आवारा या फिर श्री 420, उन्होंने जो जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो कहीं से भी एज ए प्रॉप और क्रच ऑफ द मेल कैरेक्टर नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर थे। पर जब नरगिस जी ने आर के बैनर्स के अंडर काम करना लगभग बंद कर दिया था, उस वक्त पोस्ट नरगिस फेज में राज जी ने जो जो फिल्में बनाई उसमें उन्हें उस वक्त के फिल्म क्रिटिक्स द्वारा एक स्टार्क क्रिटिसिज्म मिलता था। वो ये था कि जहां राज जी पहले रोमांस के अंदर इनोसेंस और ब्यूटी को लेकर आते थे, वहीं अब वो उसी रोमांस के अंदर सेंसुअलिटी और न्यूडिटी को ले आए हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत है कुछ टर्म्स को समझने की, जो हैं वॉयरिज्म, स्कोपोफिलिया और गेज। नहीं, किसी बीमारियों के नाम नहीं है ये, बल्कि साइको एनालिटिक फिल्म थ्योरी के कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले आता है गेज, जिसका मतलब होता है स्टडी इंटेंट लुक विद सरप्राइज और एडमिरेशन। फिल्म में जब आप किसी को देखते हो कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को एक टक निगाहों से देख रहा है, जिसमें कोई उसकी एडमिरेशन है या फिर कोई सरप्राइज है, उसे गेज कहते हैं। Do you get my point? अगला है स्कोपोफिलिया, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में कहा था प्लेजर ऑब्टेन्ड थ्रू व्यूइंग, और फिल्म थ्योरी में उसे कहते हैं प्लेजर ऑब्टेन्ड थ्रू गेज। यानी किसी को एक टक निगाहों से देखने के बाद आपको जो एक मज़ा मिल रहा है उसके अंदर, चाहे वो आप हैं या फिर कोई कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को देख रहा है, उसे कहते हैं स्कोपोफिलिया। Do you get my point? स्कोपोफिलिया भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नार्सिसिस्टिक स्कोपोफिलिया और फेटिसिस्टिक स्कोपोफिलिया। नार्सिसिस्टिक स्कोपोफिलिया में आप या फिर कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के अंदर एक रिलेटेड सेल्फ को देखता है, जैसे कि एक शीशे के अंदर कोई अपनी इमेज को देखता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। उसी तरह जैसे हम स्क्रीन पर किसी कैरेक्टर को देखते हैं और उसके अंदर एक जो हमें एक एडमिरेशन होती है, हमारा एक नार्सिसिज्म होता है, उसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक स्कोपोफिलिया। Do you get my point? और फेटिसिस्टिक स्कोपोफिलिया के अंदर जो प्लेजर ऑब्टेन्ड थ्रू व्यूइंग होता है वो आइडियल सेल्फ को देखने का नहीं होता, बल्कि एक सेक्सुअल प्लेजर होता है, एक एरोटिक प्लेजर होता है। और राज कपूर स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग के अंदर इन दोनों ही स्कोपोफिलिया की बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर फेटिसिस्टिक स्कोपोफिलिया की। और सबसे एंड में आता है वॉयरिज्म, जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को देख रहा होता है बिना उसके जाने। वॉयरिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम यानी ऑडियंस भी वॉयर्स ही हैं, क्योंकि हम भी जब एक फिल्म को देख रहे होते हैं तब हम कैरेक्टर्स के प्राइवेट मोमेंट्स और बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं और उन्हें कहाँ ही पता होता है। Do you get my point? राज कपूर साहब की फिल्मों में वॉयरिज्म, स्कोपोफिलिया और इरोटिसिज्म का ट्रेंड शुरू हुआ था जिस देश में गंगा बहती है से, और ये चलता रहा राम तेरी गंगा मैली तक। जहाँ पहले एक रॉ पैशनेट और पोएटिक लव होता था, वो बाद में एक लस्टी, सेंशुअल और एरोटिक लव बन गया। आज की वीडियो में हम मेनली 3 फिल्मों की बात करने वाले हैं, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म बॉबी की। ये एक यंग एज कॉलेज रोमांस फिल्म थी जिसमें राज कपूर मिक्स ऑफ ट्रेडिशनैलिटी और मॉडर्निज्म है। जैसे कि बॉबी एक मॉडर्न लड़की है, विच कैन बी सीन इन हर ड्रेसिंग स्टाइल, एंड शी इज़ ऑल्सो अ वुमन हु हैज स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल वैल्यूज़।
फिल्म के अंदर वॉयरिज्म आपको इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्कोपोफिलिया को आप आसानी से देख सकते हैं, नार्सिसिस्टिक भी और फेटिसिस्टिक भी। नार्सिसिस्टिक इसलिए क्योंकि फिल्म के अंदर दिखाए गए कैरेक्टर और एक्टर्स बहुत ही यंग है। तो ये तो होना ही था कि मास ऑडियंस से जो बहुत ही कम उम्र के लोग होंगे वो इन कैरेक्टर्स के अंदर, इन एक्टर्स के अंदर एक अपनी एक नार्सिसिस्टिक सेल्फ को, एक आइडियल सेल्फ को देखेंगे। और फेटिस्टिक स्कोपोफिलिया को आप देख सकते हैं जिस तरह से किरदारों को दिखाया गया है, उनका एक दूसरे की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन तो होता ही है। और ऑडियंस के नज़रिए से अगर देखें तो इस कपल की जो हॉटनेस है उससे व्यूअर के अंदर एक लस्ट और एरोटिक फीलिंग तो जनरेट होगी। ओवरऑल फिल्म के अंदर कोई अंडरलाइंग मीनिंग या थीम नहीं थी, ये बस एक म्यूजिकल लव स्टोरी थी जिसके अंदर एक बहुत ही यंग कास्ट थी। और सत्यम शिवम सुंदरम एक माइथोलॉजिकल मेलोड्रामेटिक स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी थीम है। और अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? भगवान। लेकिन वास्तव में जो आपकी आंख देख रही है वो क्या है? पत्थर। तो फिर इसे भगवान किसने बनाया? आपकी श्रद्धा ने, आपके विश्वास ने, आपके प्यार ने। जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। रूपा एक गांव की लड़की है जिसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी, तो इसलिए गांव के सभी लोग उसे अभागन मानते हैं। वो एक परफॉर्मर भी है और साथ साथ गांव के जो पंडित है उसकी बेटी भी है। तो उसकी ट्रैजिक आइडेंटिटी के साथ साथ एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी जुड़ी हुई है। अब इस सब की वजह से कहीं कैरेक्टर डल ना हो जाए, इसलिए राज जी ने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके अंदर एक एरोटिक स्पेक्टिकल डाल दिया और रूपा को एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बना दिया। ये थोड़ा आयरॉनिकल भी है क्योंकि फिल्म के अंदर तो रूपा की शादी ही नहीं हो रही होती है बिकॉज ऑफ हर लुक्स, एंड दैट सेम लुक मेड दिस वुमन एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। राज जी के नजरिए से ये करना शायद जरूरी भी था क्योंकि ऑडियंस को कन्विंस करना उस वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता था कि राजीव को रूपा को बिना देखे ही प्यार भी हो गया और उसने उससे शादी भी कर ली। वॉयरिज्म और फेटिस्टिक स्कोपोफिलिया यहीं से आपको फिल्म में दिख जाते हैं, जिसमें रूपा का कैरेक्टर आपको पैसिव दिखेगा और राजीव का एक्टिव। जैसे कि लॉरा मिल्वे ने कहा था, मैन इज द बियरर ऑफ द लुक एंड वुमेन इज द इमेज। रूपा यहाँ वही सेंशुअल प्लेजरेबल इमेज है जो राजीव को दिखती है। वुमेन के पैसिव रोल की वजह से उसकी एक सुपरफिशियल सी आइडेंटिटी होती है, जैसे कि राजीव के लिए रूपा की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सुपरफिशियल है। बट बॉटिस्टर ने भी इसी बात को हाईलाइट किया था कि इन फिल्म्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो फीमेल आइडेंटिटी है वो मेल आइडेंटिटी के अंदर क्या प्रोवोक करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। वो मेल आइडेंटिटी को किस चीज़ के लिए उकसाती है, उसको देखकर उस आदमी के अंदर किस भावनाओं की उत्पत्ति होती है, उन चीज़ों से उसकी जो कैरेक्टर आइडेंटिटी है वो डिफाइन होने लग जाती है। जैसे कि रूपा की सुपरफिशियल आइडेंटिटी को देखकर राजीव के अंदर एक रोमांटिक फीलिंग, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वहीं रूपा की असली आइडेंटिटी को देखने के बाद उसके अंदर एक डिस्गस्ट की फीलिंग होती है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। हम रूपा को राजीव की नज़रों से देखते हैं और राजीव के लिए रूपा की ब्यूटी का एक पूरा रेवलेशन है, जो कि इस फिल्म की पूरी थीम है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है और राजीव के रेवलेशन की वजह से ही ये मीनिंग ऑडियंस तक भी डिलीवर होता है। ऐसा मत कहो, मेरी रूपा तो बहुत सुंदर है, उसे मेरी आंखों से देखो। राज कपूर साहब की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। ये एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक मेलोड्रामेटिक फिल्म है। बस इस फिल्म के अंदर माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की जो रेफरेंस है वो बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा है। लॉरा मिल्वे ने एक बात को और हाईलाइट किया था कि मेन स्ट्रीम फिल्म के अंदर वुमेन का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन नैरेटिव में वियर्ड ना लगे, इसलिए उसको नैरेटिव के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है। राम तेरी गंगा मैली के अंदर भी जो पहाड़ी ट्रेडिशन है और जो ब्रॉदल की सेटिंग है वो भी नैरेटिव के अंदर इसी तरीके से कंबाइन हो जाती है। राज जी इस फिल्म के अंदर भी ट्रेडिशनल कस्टम्स का वही लेवरेज लेते हैं जो कि उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के अंदर लिया था। जैसे कि वो पहाड़ों के अंदर वो जो नहाने वाला सीन है और बाकी की जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, वहाँ पर जो आपको एक वॉयरिज्म और फेटिस्टिक स्कोपोफिलिया दिखता है वो एक तरीके से अनक्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि अगर व्यूअर्स को ये चीज़ ऑड लगेगी तो वो उस पर सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कस्टम्स के अंदर आ जाता है। ये ड्रेसिंग स्टाइल ट्रेडिशनल ड्रेसिंग स्टाइल है। तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। फिल्म के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी है
रिवर गंगा की और गंगा कैरेक्टर के बीच, जहां गंगा रिवर के पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन को कैरेक्टर गंगा के एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। इस फिल्म के अंदर भी गंगा की आइडेंटिटी इसी तरीके से क्रिएट होती है कि वो नरेन के अंदर या बाकी कैरेक्टर्स के अंदर क्या प्रोवोकेट करती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गंगा की इमेज के बियरर ऑफ द लुक बहुत सारे हैं। कोई उसकी इमेज को प्योरिटी के साथ अटैच करता है तो कोई लस्ट के साथ। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो। राज जी की फिल्मों में रिलीजन, सोशलिज्म और स्पिरिचुअलिटी की थीम्स हमेशा बरकरार रही, तो फिर उन्होंने अपने फिल्म्स में दिखाई कि हीरोइंस के एस्थेटिकल रिप्रेजेंटेशन को सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में क्यों बदला। इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि राज जी कभी अपनी फिल्म के कमर्शियल पोटेंशियल को खोना नहीं चाहते थे। उनका मानना ये था कि जो डीप रूटेड फिलॉसफी, जो थीम, जो मीनिंग उनकी फिल्म्स के अंदर है, वो एंटरटेनमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ना कि किसी बोरिंग स्टोरी के साथ। मेरा नाम जोकर उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी था और एक टर्निंग पॉइंट भी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने समझ में आ गया था कि जो चीज़ें 50s और 60s में काम करती थी वो शायद 70s और 80s में काम ना करे। और राज जी ने एक बार खुद ही कहा था, लेट द पीपल कम टू सी ज़ीनत्स टिट्स, दे विल गो आउट रिमेंबरिंग द फिल्म। आई थिंक दिस लाइन परफेक्टली सम्स अप आवर होल वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म या फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।